नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। 3 दिनों के अंतराल के बाद आज हम और अजीत द्विवेदी जी फिर से आप सबों के सामने मुखातिब हैं। 3 दिनों की एक छुट्टी थी जिसमें मैं गया हुआ था बाहर। तो अजीत जी, जब हम चर्चा करेंगे आज, जब पटना लौटा कल और जब हम दिल्ली में थे तभी से मैं देख रहा था कि बिहार में हलचल है। और आज पटना आया, अखबारों को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा राजनीतिक कारणों की चर्चा आज हम नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक पहलू की चर्चा कर रहे हैं कि जो कुछ दिख रहा है ऐसा महसूस होता है कि बिहार में गड़बड़ तो है। और यह भी कहें, दो टूक कहें कि यह नीतीश कुमार का शासन जैसा दिखता नहीं। नीतीश कुमार की जो यूएसपी रही है, जो इकबाल रहा है। अब देखिए पिछले 3 दिनों के भीतर क्या क्या हो गया। मोकामा गोलीकांड और किस तरीके से गोलियां चली। ठीक है, आज अनंत सिंह भी जेल चले गए, उधर से सोनू सिंह भी जेल चला गया। लेकिन इस गोली कांड की जरूरत क्यों हुई? और फिर गोली कांड के बाद लोग कैसे बयान बहादुर बने रहे, यह भी हैरत की बात। फिर हमने और आपने यह जाना। देखिए, हमने 28 दिसंबर को ही कहा था कि बिहार के डीओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डकैत हो गए। और हमने मुजफ्फरपुर के डीओ की चर्चा की थी। बंशीधर ब्रिजवासी जो चुनाव जीत कर आए थे, उनके साथ साक्षात्कार किया था और यह भी कहा था कि मुजफ्फरपुर के डीओ से बड़े डकैत बेतिया के डीओ हैं और उनके यहाँ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड होती है। 2 करोड़ से अधिक रुपयों की बरामदगी होती है। नोट के बिस्तर पर सोते थे। हम बेगूसराय की खबरें पढ़ रहे थे कि जब यह बेगूसराय में तैनात थे तो इन्होंने एक ऐसा पलंग मंगवाया था, मैंने तो आज तक नहीं देखा, जो रिमोट ऑपरेटेड था और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तो सोचिए डीओ साहब की कमाई। और फिर हम वही बात कहते हैं कि जब चावल आप पकाते हैं तो चावल पका या न पका, एक दाने से पता करती हैं घर की गृहणियां। तो बेतिया के डीओ साहब और पूरे बिहार का हाल यही है। फिर देखिए सारण में क्या हुआ। थाने में, एक्साइज के थाने में शराब पार्टी चल रही थी। कॉलगल बुलाई गई थी। नाच गान हो रहा था और वहां दारू पार्टी। देखिए, अब थानेदार भी गिरफ्तार किए गए और दूसरे लोग भी गिरफ्तार हुए। अब सारण का ही एक देखिए, इसी जनवरी का वाक्य, 7 जनवरी को मकेर के थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार सड़क पर गश्ती कर रहे थे। उन्हें एक स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार मिल गए जो कहीं जा रहे थे। उनके पास 32 लाख रुपयों का 2 बैग था, कैश था। और इस थानेदार ने, रवि रंजन कुमार ने, एक बैग झपट लिया और कहा कि हल्ला करोगे तो नारकोटिक्स में फंसा देंगे। लेकिन 32 लाख रुपए की राशि कम नहीं थी। रोहन कुमार ने कुछ हिम्मत दिखाई, कंप्लेन हुई और ये थानेदार गिरफ्तार किए गए। अब तो बर्खास्त भी कर दी गई। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, ये भी नालंदा के। अब देखिए, आप गिरफ्तार कर जेल भेजोगे। अनंत सिंह बेऊर जेल पहुंचे हैं, सोनू बाहर जेल गया होगा। बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट, देखिए हमने कहा था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के पहले हफ्ते में कि बिहार में जेल भी बिक रहे हैं। जो पोस्टिंग्स हो रहे हैं, जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उसकी कीमत लग रही है। और यह बात प्रमाणित हुई जब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने बेऊर जेल के सुपरिटेंडेंट विधु कुमार के ठिकानों पर रेड की। आय से अधिक संपत्ति, कहा जाता है जेल में हर कुछ बिक रहा है आजकल। और सिर्फ पटना के बेऊर जेल की हम बात ना करें, पूरे बिहार की जेलों की स्थिति ऐसी ही है। जब ट्रांसफर पोस्टिंग में बोली लगेगी, लोग कहते हैं कि कुछ कुछ जेल्स की बोली तो कई करोड़ रुपए तक चली गई और बाद में इसकी वसूली के लिए सेल बेचे जाते हैं, बाट बेचे जाते हैं, मोबाइल रखने की कीमत मांगी जाती है और इसके बाद सिगरेट 100 रुपए का बिकता है, खैनी 50 रुपए का बिकता है। तो फिर क्या रह गया? यह नीतीश कुमार का शासन दिखता नहीं। विधु कुमार अब सस्पेंड कर देंगे। ये 5 खबरें एक आईने की तरह है अजीत जी। हम तेजस्वी देखिए यादव की बात नहीं कर रहे। देखिए, अनंत सिंह के बारे में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह के बारे में तेजस्वी यादव को भी बोलने का हक नहीं बनता, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी टिकट दिया। और यदि हम देखिए, एक एक
की शुरुआत करें प्रारंभिक टिप्पणी के पहले हम मोकामा की घटना की बात करें कि घटना की शुरुआत कैसे होती है कि भाई सोनू मोनू का पैसा किसी के यहां बकाया है या कोई लेन-देन का झंझट है। कानून क्या इस बात की अनुमति दे दिया कि आप उसके घर में जाकर ताला बंद कर दीजिए? पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस की मिलीभगत थी? और जब पुलिस से निराशा मिलती है, डीएसपी साहब नहीं मिलते हैं, तो वह व्यक्ति अनंत सिंह के पास पहुंचता है और फिर अनंत सिंह चढ़ाई कर लेते हैं। इसके बाद क्रॉस फायरिंग होती है। ये कौन सा मजाक है भाई? ये कौन सी व्यवस्था है? आप कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस, हमने यह कार्रवाई कर दी, फायरिंग फायरिंग फायरिंग, इसके बाद फिर से फायरिंग और इस बीच सभी बयान बहादुर बने रहते हैं। यह कौन सा हाल है अजीत जी? यह दर्द तो आपको भी दिल्ली में बैठकर बिहार का हाल देखकर जरूर होता होगा अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी आपने शुरू में कहा कि आज हम राजनीति पर कम चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, प्रशासनिक पहलू पर चर्चा करेंगे या जी शासन सुशासन की बात करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। नीतीश कुमार को सुशासन से आइडेंटिफाई किया जाता है। जी लेकिन ये समूचा, जब चाहे आप प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, या अभी हम्म, जिन 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 घटनाओं की आपने चर्चा की, ये हमको बुनियाद में जो दिख रहा है वो राजनीतिक गड़बड़ी ही दिख रही है। जी ये नीतीश कुमार का जो शासन है, 20 हम्म, साल हो गए अब उनके राज को, 20 साल होने जा रहे हैं, इसी साल 20 साल हो जाएंगे लगातार उनकी सरकार बने हुए, उनकी पार्टी की सरकार बने हुए। बिल्कुल। इस इन 20 वर्षों में ऐसा ऐसा लग रहा है कि नीतीश हम्म, कुमार और उनकी पार्टी ने हम्म, सत्ता पर अपना अधिकार मान लिया है कि हमारा हमारा स्वाभाविक हक है, सत्ता हमको तो मिली हुई है, हमारा ही, हमसे ये कोई छीन नहीं सकता है। जी और उस लापरवाही, इस सोच का नतीजा ये है कि तमाम तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आपने उनकी अनदेखी कर दी है, उनकी तरफ से आपने आंख बंद कर लिया है। हम्म, जो जैसा चल रहा है, और धीरे 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 जिस व्यवस्था को ठीक करने 2005 में नीतीश कुमार आए थे हम्म, और उस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की थी पहले 5 वर्षों में, वो सारी व्यवस्था फिर वापस उसी स्थान पर चली गई है जहां से नीतीश कुमार ने शुरू किया था। बिल्कुल। ये इसलिए हुआ है। आज आज हम्म, जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, इससे हम, आपने कहा हमको क्या महसूस होता होगा, हम्म, हमको हमको एकदम वही महसूस हो रहा है जो 2005 में या 2000 में या उस समय महसूस होता था, कि कहीं कोई कानून व्यवस्था नहीं है। किसी के पास, बिल्कुल। जिसके पास हथियार है, जिसके पास बाहुबल है, वो जाकर के किसी के घर में ताला लगा देगा। जिसके पास हथियार है वो किसी की गाड़ी छीन लेगा, जिसके पास जो मजबूत है, ताकतवर है, वो किसी के बच्चे को उठा ले जाएगा। तो हम्म, ये जो स्थिति थी 2000 2005 जो हम लोग देखते थे, और जब पलायन शुरू हुआ, लोग भागे बिहार छोड़ करके, तो वो ऐसी ही स्थिति थी कि पुलिस प्रशासन पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। और जो जो सक्षम है, जो जंगल का मत्स्य न्याय चलने लगा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, जिसके पास ताकत है, हथियार है, पुलिस का प्रोटेक्शन है, पैसे हैं, वो जाकर के कमजोर के ऊपर अत्याचार करेगा। ये जो बिल्कुल। मोकामा की घटना का आपने ब्यौरा दिया, एकदम विशुद्ध हम्म, रूप से वही घटना है कि जी किसी के पैसे का लेन-देन हुआ और उस पैसे के लेन-देन में घर में जाकर के ताला मार देना, ये हम्म, तो जंगल राज की ही निशानी है ना। मत्स्य राज, मतलब मत्स्य न्याय जहां हो रहा हो, हम्म, उसी का है कि वो ताकतवर है तो जो उसने ताला लगा दिया। फिर वो आदमी न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के पास नहीं जाता है, उससे ज्यादा ताकतवर आदमी के पास जाता है। और बिल्कुल। वो ताकतवर आदमी भी पुलिस प्रशासन के जरिए निपटाने की बजाय खुद पहुंच जाता है वहां। हम्म, हालांकि हमने ये सुना कि उस समय आनंद सिंह ने डीएसपी को फोन किया या डीएसपी के पास भेजा उस व्यक्ति को, जी लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी, तो तब भी ये अधिकार तो नहीं होता है कि आप चले जाइए ताला खुलवाने जाकर के बाहुबल से। तो ये जी इसका मतलब है कि अनुपस्थित है वहां प्रशासन, पुलिस हम्म, अनुपस्थित है, पुलिस गैर हाजिर है, प्रशासन गैर हाजिर है, आम आदमी के जीवन से या समूचे शासन व्यवस्था से वो शासन नाम की चीज गायब हो गई है। और ये बिल्कुल। इसलिए हुआ है क्योंकि अपने आपने राजनीतिक विजय को सुनिश्चित मान लिया है। आपने ये हम्म, मान लिया, आप बिहार की जनता को फॉर गारंटेड ले रहे हैं। आप अपनी जीत को फॉर गारंटेड ले रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसकी तो इमेज पहले से इतनी खराब हुई है, या जी हमने इतनी खराब कर दी है कि लोग उसकी तरफ तो जाएंगे नहीं। हम्म, फिर लोग झक मार के हमारी तरफ आएंगे, हम ही को देंगे। तो हमको फिर कोई एफर्ट लेने की क्या जरूरत है, कोई प्रयास करने की क्या जरूरत है? जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चल रही हैं, जीत तो जाना बिल्कुल। ही है। तो हम्म, ये जो निश्चिंतता है, ये आजमाना नहीं चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार हो या कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पॉपुलर व्यक्ति हो, इस देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराया हुआ है और तमाम बड़े नेता चुनाव हारे हुए हैं। तो जी आप कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आप अगर जब जीत को सुनिश्चित मान लेते हैं या जनता को फॉर गारंटेड लेने लगते हैं, तब इस तरह की व्यवस्था बनती है। बिहार में ये है, शासन प्रशासन नेता जितने हैं, सब जनता को फॉर गारंटेड ले रहे हैं, उसके पेशेंस की परीक्षा ले रहे हैं, उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं।
लेकिन बिल्कुल। ये नहीं समझिए कि वो धैर्य मतलब जनता इतनी मजबूर नहीं हो सकती है, वो भी लोकतंत्र में, कि बस आपके शासन में कुछ भी होता रहे और जनता आपको आंख बंद करके वोट देती रहे। ये नहीं होता और है। मान मोकामा लीजिए की घटना देखिए ना, अजीत जी, मोकामा की घटना में यदि हमने यह मान भी लिया कि एक्शन भी हो गया, एक ने सरेंडर किया, दूसरे ने सरेंडर किया, दोनों जेल चले गए, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या कांड का पटाक्षेप हो गया? क्या नहीं तो समस्या का समाधान हो गया? और यह बताइए ना कि भाई इतने हथियार कहाँ से आ गए, जिससे गोलियां चली? AK-47 तक की बात हो रही है, और जो लोग गोलियां चलाने वाले थे, जिनके पास हथियार थे, क्या हथियारों की जब्ती हुई? क्या उसके लिए कोई प्रयास किया गया? मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। और इतने देखिए, हथियार लड़ाए गए, और पुलिस जब वहां पहुंच गई, इसके बाद फिर से कैसे हिम्मत हुई कि जिस घर का दरवाजा अनंत सिंह ने खुलवाया, वहां पहुंचकर फिर फायरिंग होती है? और इस 48 घंटों में दोनों पक्ष, एक अपने अड्डे पर, दूसरे अपने अड्डे पर, बयान बहादुर बनकर मीडिया को बाइट दे रहे हैं? और पुलिस प्रशासन मुख बैठी हुई है। जब आज आपने कार्रवाई की, तो उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये हथियारबंद लोग कहां से कहां चले गए? यह तो बड़ा सवाल है ना। देखिए, पहला सवाल तो आपने ठीक ही कहा कि हथियार कहाँ से आए, जब पुलिस जी। की एकदम देख-रेख में सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका हुँ, मतलब आप एकदम या तो अक्षम है पुलिस, या फिर बिल्कुल। पुलिस ने आँख बंद कर रखे हैं कि वो पुलिस हुँ, फैसिलिटेट कर रही है कि हथियार आए। हम लोग जी। एक दूसरे संदर्भ में ये चर्चा कर रहे थे कि जो सीमावर्ती जिले हैं, वो हुँ, किस तरह से बेचे-खरीदे जा रहे हैं ताकि शराब मँगाई जा सके। तो बिल्कुल। जो उसी तरह से जिस तरह से शराब आ रही है, उसी तरह से अवैध हथियार आ रहे हैं। जब हुँ, सीमावर्ती जिले बिक रहे हैं, जब एसपी, आईपीएस अधिकारी जब पैसे दे करके और जिलों में बहालियाँ ले रहे हैं अपनी, तो वो कहीं यह न तो कहीं से आरोप वसूली तेजस्वी का यादव एक ने आप लगाया, है। ये तो आरोप लगाया था तेजस्वी यादव ने। वही वही आरोप लगाए गए थे, उसी पर हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि जिस जी, सीमावर्ती जिलों में, क्योंकि बिना उसके तो शराब नहीं आ सकती है, और जब शराब नहीं आ जिस तरह से शराब आ रही है, उसी तरह से हथियार आ रहे हैं। तो जी, हथियार आए, हमने जो आपने कहा, हमारे दिमाग में भी वही सवाल आ रहा था कि न गोली न अनंत सिंह चला रहे थे, न गोली कोई सोनू सिंह, मोनू सिंह चला रहा था। जी, बिल्कुल। जो जो गोली चला रहे थे, वो लोग कब पकड़े जाएंगे? वो लोग कहाँ हुँ, हैं? हुँ, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जिनके हाथ में हथियार है, वो लोग कहाँ हैं? जिन लोगों ने उस समय गोलियां चलाई। जी, आपने जो उनके लोग थे, या जो आदमी दिख रहा था, जो आदमी घोषित रूप से गया, अनंत सिंह गए वहां, तो आप उनको तो सरेंडर करा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हुँ, लेकिन जो मुख्य अपराधी है, जिसने गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी, किसी को भी लग सकती थी। सर्दियों के दिन है, लोग बाहर बैठे होते हैं, लोग खेत की मेड़ पर, मुंडेर पर बैठे होते हैं, लोग अपने दरवाजे पर बैठे होते हैं, किसी को गोली लग सकती थी। जो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, वो फायरिंग करने वाले लोग कहाँ चले गए? क्या पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। अब तो आज आज हम लोग उस मध्यकाल में तो रह नहीं रहे कि थाने हुँ, 50-50 किलोमीटर दूर थाने हैं। हर जगह हर में थाने बने हुए हैं, पुलिस की चौकियां बनी हुई हैं, बीट के लोग घूम रहे होते हैं, गश्त हो रही होती है पुलिस की। किसी को कुछ पता नहीं चला कि वो सब लोग गायब हो गए, और और कहीं फिर अगले दिन गोलियां चल गई मेरा उसमें। तो स्पष्ट मानना है कि 48 घंटा या 72 घंटा जो भी हुआ कांड का, हम्म। देखिए हम्म। इसके बाद यह दोनों पक्षों पर दबाव बना कि भाई तुम भी सरेंडर कर दो, तुम भी सरेंडर कर दो। लेकिन अजीत जी, मैं पिछले 35 वर्षों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और ऐसे मामले में, ऐसे गैंगवार में मेरा अनुभव यह कहता है, और मैं अनंत सिंह को भी जानता हूं, सोनू मोनू को भी जानता हूं, दोनों पक्षों से मिला हुआ हूं। और जब लड़ाई बढ़ गई है, तो मेरा तजुर्बा कहता है कि जब दोनों के डॉन जेल चले गए होते हैं, तो जेल के बाहर लड़ाई और अधिक बढ़ जाती है। देखिए, निपटने और निपटाने का काम अब भी जेल के बाहर होगा, इसलिए एहतियात और सचेत, और यदि सचेत, क्योंकि कोई हथियार की जब्ती नहीं हुई है, वे लोग, हम्म। और आधे घंटे में सब कुछ हो जाना, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना, ठीक है, किसी की मौत नहीं हुई है, यह सुकून वाली बात है, लेकिन यह तांडव तो हुआ ना। हाँ, तो ये अपने आप में राज्य की पुलिस व्यवस्था पर, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर, राज्य की सरकार के इकबाल पर बड़ा सवाल है। जी, और पुलिस के संज्ञान में तो चीजें थी ना, जैसा अनंत सिंह के बाइट्स हम सुन रहे थे चैनल्स पर, उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था, जो व्यक्ति आया था उनके पास मदद के लिए, कि हमने डीएसपी के पास तो भेजा था। तो इसका मतलब कि मामला तो डीएसपी के संज्ञान में या पुलिस के संज्ञान में तो था ये मामला। तो पुलिस के लोग वहां नहीं गए थे, उन लोगों ने जाकर के नहीं देखा था। इसके बावजूद उनको जानकारी होगी कि कौन लोग थे गोली नहीं, नहीं, चलाने वाले, इतना जो ही आपने नहीं, कहा। हमने मुकेश सिंह का बयान सुना, जिसके घर में ताला लगाया गया था, कि ताला लगाने के बाद ताले की चाबी जो थाने में जमा कर दी गई थी, और जब अनंत सिंह आए तो थाने के लोग ताले की चाबी लेकर आए। अब बताइए, किसी गिरोह को ताला लगाने का अधिकार मिल जाए और फिर
चाबी थाने में जमा हो, अनंत सिंह के आने पर कोई पुलिस वाला चाबी लेकर आए, यह भी तो मजाक ही है ना कानून का। तो है, पूरी व्यवस्था का मजाक है, ये तो पूरी व्यवस्था का मजाक है कि लेन-देन हुआ, किसी के पैसे के लेन-देन है। एक तो पैसे के लेन-देन किस तरह से हो रहे हैं, ये भी बिहार में एक बड़ा भारी संकट है पैसे का, जो जिसमें हम लोगों ने इतने बड़े नेता हैं मुकेश सहनी, उनके पिता की हत्या हम लोगों ने सुनी कि ऐसे जी, पैसे के किसी लेन-देन में हुई। तो हुँ, ये किस तरह से पैसे का लेन-देन हो रहा है, जिसमें ये नौबत आ रही है। और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में जब सारी बातें थी, तो पहले तो ताला लगना ही नहीं चाहिए था। पुलिस कैसे उसको बिल्कुल, परमिशन दे सकती है कि तुम ताला लगाओ और चाबी हमारे हुँ, पास रखो? तो बिल्कुल, पुलिस, इसके बावजूद हम अगर उन सब चीजों जो पहले हो गई उनको छोड़ें, तो जो हुँ, पुलिस के संज्ञान में तो होगी कि कौन-कौन से लोग थे, ताला लगाने वाले कौन लोग थे, उनके साथ कौन लोग आए थे, उनके हथियारबंद लोग कौन है, इधर से कौन गोलियां चला रहे थे। जी, तो उन बिल्कुल, लोगों को पकड़ना चाहिए है। और हुँ, पुलिस का काम पंचायती कराना और ये समझौता कराना थोड़े हो गया। पुलिस का ये हुँ, कब से काम हो गया कि अपराध हो रहा हो तो आप समझौता कराएंगे, या हुँ, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि इधर से भी एक आदमी को सरेंडर करा देते हैं, उधर से भी एक आदमी को सरेंडर करा देते हैं। ये काम कब से पुलिस का हो गया? हुँ, तो इससे जनता का भरोसा थोड़े बनने जा रहा है पुलिस के ऊपर, बल्कि उसका तो अविश्वास और बनेगा। जी, जनता का उससे पुलिस की सारी व्यवस्था से मोह भंग होगा। हुँ, तो ये सवाल इसलिए है, ये बड़ा सवाल है और इसके गंभीर राजनीतिक निहितार्थों को समझने की जरूरत है ज्ञानेश्वर जी। जी, जब तक ये नहीं समझेंगे लोग, जो आज प्रशासन चला रहे हैं, जो शासन चला रहे हैं, उनको जब तक ये खतरा नहीं पैदा होगा कि जनता ये देख रही है इन सारी चीजों को और इसके लिए चुनाव हरवा सकती है, जब तक उनके मन में ये भय नहीं आएगा, तब तक इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा। देखिए, वो जो नीतीश कुमार ने 2005 से 2010 तक जो चीजें ठीक की थी, हुँ, वो हुँ, इसलिए ठीक की थी क्योंकि उनको डर था, उनको पता था कि हम इसी नाम पर चुनाव जीत के आए हैं। बिल्कुल, अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो जनता हरा देगी। हुँ, अब अगली बार फिर वो जीत गए। उसके बाद हुँ। बिना कुछ किए हुए 2 बार से जीत रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने और इतना देखिए डिस्क्रेडिट कर अजीत दिया जी, पुलिस को। आपने कहा चुनाव हराने की बात। देखिए अब दूसरी घटना पर चलते हैं। बेतिया के डीओ साहब, नाम है हुँ, रजनीकांत परवीन, नोटों की गड्डी वाले बिस्तर पर सोते थे। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर कहाँ-कहाँ कितनी संपत्ति, बैंक वाले भी रुपया गिनते-गिनते, कैश गिनते-गिनते परेशान हो गए। देखिए हमने 28 दिसंबर को तिरहुत का जब चुनाव हुआ, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ और जब जेडीयू की पराजय हुई और आश्चर्यजनक तरीके से जीते बंशीधर बृजवासी निर्दलीय, अभिषेक झा भी हारे, विनायक गौतम भी हारे, सोनू किशन भी हारे। तब जब इसकी समीक्षा हुई और हमने भी समझा कि आखिर ये कैसे, ये डीओ साहब लोगों ने इतना तांडव मचा रखा है, इतनी गंध मचा रखी है कि पूछिए मत। और इसका परिणाम हुआ कि पूरे तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक गुलबंद हो गए। क्या लूट मची है और सरकार को खबर नहीं है। सरकार को खबर नहीं है कि कहां क्या हो रहा है, किस तरीके से घपले हो रहे हैं। तो लोगों ने तिरहुत में हराया और बुरे तरीके से हराया। सरकार को यह बात समझनी होगी और यह सिर्फ बेतिया के डीओ साहब की बात नहीं है। और देखिए जो नालंदा वाले होते हैं उन्हें तो लगता है कि ज्यादा ही विशेषाधिकार प्राप्त हो गया है। ये रजनीकांत परवीन भी नालंदा के, वो जो सारण में थानेदार जो 32 लाख रुपए लूटे थे वो भी नालंदा के। पता नहीं, देखिए नीतीश कुमार की पुण्यता और ईमानदारी पर कोई बट्टा नहीं, लेकिन नालंदा का होने का मतलब यह तो नहीं है कि आपको कोई छूट मिल गया है। देखिए, ये सब अब नीतीश कुमार की पुण्यता, उनके उनकी उनके इकबाल, ईमानदारी। उनके शासन के ऊपर सवाल है सारा। जी। अब ये सारी चीज़ें, एक तो नालंदा का एक फैक्टर है, जो ऐसे ही लोग एकदम एक तो सरकारी ऐसा मान लेते हैं कि सरकार उनकी है। तो जी। उसकी वजह से आम आदमी के मन में भी एक चिढ़ पैदा होती है। कई बार हमने इसका ज़िक्र सुना है, लेकिन ख़ैर हम लोग अपनी उदारता में क्षेत्र और जाति, इन सब चीज़ों को अंडरमाइन करते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। हुँ, लेकिन ये चीज़ें दिखती हैं कि आपने हर जगह, नालंदा के लोग हर जगह अच्छी जगहों पर पोस्टेड हुए और फिर हुँ, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये बड़ा सवाल राजनीति में बन जाता है, बिल्कुल। क्योंकि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार के पीछे, 2 बार की हार के पीछे एक बड़ा कारण है कि आपने हुँ, सारा विकास रोहतक के आस-पास किया। तो जी। ये पूरे हरियाणा के लोग पूछते हैं कि खाली रोहतक ही एक जिला है या और भी जिले हैं बिहार में, हरियाणा में। हुँ, तो ये हुँ, नीतीश कुमार से भी ये सवाल पूछा जाता, अब पूछते रहे हैं, लेकिन आगे और पूछे जाएँगे। अब आपने जैसे बंशीधर बृजवासी की जीत का कहा, तो ये हम यही कह रहे थे कि जनता को आजमाना नहीं चाहिए, उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और उसको फॉर गारंटेड नहीं मानना चाहिए। हुँ, वो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए कि वो आपसे निराश हो गया और जो पहले का विकल्प है उससे भी निराश है, तो वो नया विकल्प खोज सकता है।
बिल्कुल। जैसे जैसे तिरहुत में लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को भी हराया और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को भी हराया हुँ, और एक तीसरा विकल्प खोज लिया उन्होंने, अपने बीच से एक विकल्प पैदा हो गया। देखो विकल्पहीन जी, नहीं है दुनिया, ये तमाम इन्हीं के इनके राजनीतिक गुरु होंगे नीतीश कुमार के और लालू यादव के महान समाजवादी नेता किशन पटनायक, उनकी किताब का शीर्षक है विकल्पहीन नहीं है दुनिया। जी। तो दुनिया विकल्पहीन नहीं है, विकल्प हमेशा हुँ, जनता खड़ा कर लेती है विकल्प। जनता ने नीतीश कुमार को विकल्प खड़ा कर लिया ना जब जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल। हुँ, तो जनता नए विकल्प खड़े कर लेगी। देखिए इस तरह से जो अभी जो स्थितियां बनी हैं, आपने 4-5 घटनाएं बताई, ये इतनी ऐसी चिंताजनक घटनाएं हैं। ये एक कोई मामूली अपराध नहीं है। अपराध को लेकर के हम लोग इतनी चर्चा नहीं करते हैं। कोई मामूली अपराध कहीं हो जाए, हम लोग इस बात को हाँ, बल्कि हाँ, वो तो इग्नोर ठीक है। करके चलते हैं कि अपराध होते रहते हैं। इतनी बड़ी हुँ, आबादी है, इतना बड़ा क्षेत्र है, अपराध होता रहता है। पुलिस पकड़ ले, परीक्षा पुलिस बिल्कुल। की एफिशिएंसी की होती है और अब कई अपराध ऐसे होते हैं जिनको पुलिस रोक नहीं सकती। हम लोग इन सब जी, पर लिवरेज दे रहे हैं, इन सब पर छूट दे रहे जी। हैं सरकार को कि आपको छूट है। हुँ, लेकिन ये वैसे अपराध नहीं है। हुँ, एक तो जो जो आपने मोकामा गोलीकांड की बात की या डीओ के एकदम ये संरचना, ये इसको सांस्थायिक जो भ्रष्टाचार बोलते हैं, हुँ। इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया करप्शन। ऑर्गनाइज़ भ्रष्टाचार होता है। का जी, बिल्कुल। संस्थायीकरण हो गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भ्रष्टाचार का संस्थायीकरण हो गया और हुँ, ये जो अब तेजस्वी यादव को आप कैसे रोकिएगा जो कहते हैं कि डीके बॉस का टैक्स लगता है। हुँ, अब वो जिसके लिए भी कह रहे हैं डीके बॉस का, आप हम नहीं कह रहे कि हम कोई एक इंसिडेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या इन सब चीजों की जो आपने सवाल उठाया कि ऐसा थोड़ा है कि दिल्ली पटना में बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं होगी कि डीओ लुटेरा है। जब आप जान रहे हैं, आप हुँ, लिख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप लिख रहे हैं, और भी कुछ पत्रकार होंगे जान रहे होंगे, नेता जान रहे बिल्कुल। होंगे, शिक्षकों के लीडर जो नेता है वो जान रहे होंगे। तो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। अगर सरकार नहीं जान रही है तब तो ये बहुत बड़ी अक्षमता है, आपको ऐसी छोड़ देना चाहिए। और आप अगर जान रहे हैं, जानते बूझते आपकी नाक के नीचे ये सब चीजें हो रही है, तो कितने शर्म की बात है। इसका मतलब कि तो जो थाने बिकने की बात आपने कही, जेल बिकने की आपने बात कही, ये जो अच्छी पोस्टिंग बिकने की बात हुई, फिर तो ये तो खैर जेलों लूट की के स्थिति तो अजीब थी। जैसा है। जेलों की स्थिति, जिस विधु कुमार की हम बात करें, कुछ ही महीने पहले इनका स्थानांतरण यहाँ हुआ था। तब भी खबर थी कि देखिए इन्हें पारी से हटकर, इनके वरीयता से हटकर इनको दिया गया है अत्यधिक, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जिले का प्रभार दिया गया। और तब भी मुझसे मिलने भी आए थे और ईमानदारी की मिसाल ऐसी पेश कर रहे थे। लेकिन इसके बाद इनकी कहानियां जब हमने शुरू की, देखिए मुझे एक व्यक्ति, अभी पीड़ित व्यक्ति बता रहे थे कि भाई 5 लाख रुपए लिए एक कैदी से इन्होंने। 5 लाख रुपए लिए एक कैदी से। सोचिए, एक कैदी से। क्योंकि आपको पता है कि यदि जेल की व्यवस्था टाइट हो गई, तो साफ-सुथरे कपड़े भी आप घर से नहीं मंगवा सकते। हाँ, बिल्कुल। हुँ। रोटी सब्जी भी घर से ठीक से नहीं आ सकती है और जेल के भीतर क्या व्यवस्था होती है, हैं? शेविंग किट भी नहीं पहुँच सकता है। तो लेकिन जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बोली लगेगी, तो फिर वसूली का रास्ता तो निकाला ही जाएगा। और फिर हम कह रहे हैं, यह नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं हो रहा होगा। यहां फिर से सवाल पैदा हो जाता है, क्या वे अनभिज्ञ हैं? ठीक और बात है, इसका ठीक कारण बात है, क्या? इसका कारण क्या है? ठीक बात है। इसका मतलब आप नीतीश कुमार, आप कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हो, आप शासन आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप शासन की आउटसोर्सिंग कैसे कर सकते हैं कि सत्ता कोई दूसरा चलाए? हम्म। जनता ने आपको चुना है, तो दूसरा कैसे चलाएगा? जवाबदेही आपकी बनती है। तो इसका मतलब क्या वो जवाबदेही उठाने में अक्षम हो गए हैं? जो बात प्रशांत किशोर बार-बार कह रहे हैं, ये सवाल तो उठ हम्म। रहे हैं। और हम लोग आपने जेल की बात की तो हमको अभी ध्यान आया, एक नेटफ्लिक्स पर अभी सीरीज आया है ब्लैक वारंट। जी। वो ब्लैक वारंट 80s के दिल्ली के तिहाड़ जेल की कहानी है। वो हम्म। 7 हम्म। एपिसोड में वो सारी कहानियां कि कैसे अंदर नशा बिक रहा है, कैसे अंदर खाने की व्यवस्था हो रही है, कैसे अंदर वसूली हो रही है, कैसे अंदर गैंग्स चल रहे हैं सारे। तो ये तो आप जो कहानी बता रहे हैं, ये कहानी 80 के दशक में जो तिहाड़ जेल में होता था, अब भी होता है, वो बिल्कुल। कहानी है सारी। हम्म। एकदम इसका मतलब कि वो एक, जब इस तरह की व्यवस्था जेल के अंदर बनानी होती है, तो जो हम्म। भी आएगा वो उसके लिए एक बड़ा आकर्षक जगह हो गई। वो आएगा वहां पैसे कमाने के लिए आएगा, पैसे देकर हम्म। के आएगा, पैसे कमाएगा वहां। और लोगों को मतलब नहीं होता है कि बंद दीवारों के भीतर क्या हो रहा है, क्योंकि वो आम जनता का सरोकार नहीं होता है। जी। लेकिन जहां आम जनता का सरोकार नहीं है, जैसे जेल हो गई, या जो आम जनता का सरोकार है शिक्षा का क्षेत्र हो गया, या पुलिस की व्यवस्था जिसको सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और वो फिर वहां पैसे लेकर के जाता हुआ आदमी कैसे सुरक्षित महसूस करेगा अपने को, जी। जब उसके पैसे, जब एक जो व्यापारी है। घटना सारण में बकेर में हुई, और ये सुपरिटेंडेंट साहब आपके मोतिहारी से ही आए थे।
और मोतिहारी में पैसा खपाने के लिए इन्होंने एक लैंड ब्रोकर या जो प्रॉपर्टी डीलर है उनके साथ साठगांठ कर ली थी, ईओयू की रेड उनके यहां भी हुई। तो देखिए पैसा खपाने के लिए अब तो देखिए जो मामले आते हैं ना उसमें धन शोधन का इतना सारा कुछ तरीका निकाल लिया जाता है। और अब पैसा आप सोचिए, आप थानेदार, सारण की घटना पर आते हैं, मकेर के थानेदार रवि रंजन कुमार ठीक है बर्खास्त हो गए, कोई पैसा लेकर जा रहा है, अरे आप इनकम टैक्स नहीं हो, है? कि भाई इनकम टैक्स में जब्ती दिखाता है, यहां तो लूट ले रहा है और कह रहा है कि यदि पैसा, यदि तुमने कहीं शिकायत की तो तुमको नारकोटिक्स से फंसा देंगे, एनडीपीएस से फंसा देंगे। ये क्या मजाक है भाई? हाँ, वही आपका पुलिस को देख करके जनता के मन में एक विश्वास और भरोसे का भाव आना चाहिए ना। बिल्कुल वर्दी हाँ। देख करके जनता के मन में सुरक्षा का बोध होना चाहिए भाई ना। आपको तो ये कहना चाहिए कि इतना पैसा लेकर जा रहे हो, तुमको हाँ, सूचना देनी चाहिए थी, हम सुरक्षित बिल्कुल। पहुंचाते। हाँ, हाँ। और नहीं तो आप बहुत ही कर्तव्य परायण हैं, तो आप उनको पकड़ के थाने में ले जाते और कहते कि इस पैसे बिल्कुल का कागज दिखाइए, इस हाँ, पैसे के कागज दिखाइए और आप छुड़ा करके ले जाइए। बिल्कुल। तो आपने वो नहीं किया, उनसे पैसे उनसे लूट लिए जैसे डाकू डकैत लूट लेते हैं, तो फिर क्या हम्म, फर्क हुआ? आपने वर्दी पहन रखी है, कोई बिना वर्दी का है। वैसे वैसे जी डकैत भी पुलिस की वर्दी पहन के ही डाका डालने जाते थे। बिहार में हम लोगों ने तो बेतिया मिनी चंबल जो होता था, वहां सब पुलिस की ही वर्दी पहने रहते थे सारे डकैत। नहीं नहीं, तो सबसे क्या बड़ा फर्क हो गया? किडनैपर अजय सिंह, अजय सिंह भाई हम्म। पुलिस की वर्दी में ही और सीबीआई पदाधिकारी बनकर ही वह बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक लेता था और बड़े बड़े लोगों को अपहरित कर लेता था। हाँ, तो फिर क्या फ़र्क है? तो फ़र्क तो है नहीं। जी ये तो उस ज़माने की बात आप बता रहे हैं। तो वो ज़माना लौट आया इसका मतलब। और जी वो अब इस बार उनके अपहरणकर्ताओं के का काम अब पुलिस खुद ही करने लगी। पुलिस ही लोगों को लूट ले रही है, पैसे लेके जा रहे हैं तो पुलिस ने पैसे लूट लिए। थाने में आप जेल में हैं तो पुलिस वाले पैसे लेकर के कुछ भी दे रहे हैं वहाँ, कुछ भी आपको मोबाइल की सेवा मिल रही है और गांजा, बीड़ी, सिगरेट सारी चीज़ें अंदर में मिल रही है। शिक्षा में जो आपने डीओ जिनको बनाकर बिठा के रखा है, वो पैसे वसूली में लगे हुए हैं। पुलिस के लोग जो हैं वो लोगों के घरों में ताले मारे जा रहे हैं और चाबी की रखवाली कर रही है पुलिस थाने में बैठ करके। हम्म, तो ये पुलिस हो, प्रशासन हो, ये बड़ा सवाल है। ये अच्छा पूरे भौगोलिक इलाके का हो गया। इधर आप देख लीजिए कि आपके बेगूसराय के मुंगेर की घटना भी हो गई, उधर बेतिया की घटना भी हो गई, उधर सारण की घटना भी हो गई। मतलब ये पूरे प्रदेश में आप हर भौगोलिक इलाके में हो रहा है, उत्तर दक्षिण और पूरब सारण में पश्चिम सब देखिए ना, तरफ एक एक ही तरह साइड की चीजें हो रही थाने में देखिए, आप कहते हैं नीतीश कुमार का बिल्कुल सुनहरा सपना है शराब मुक्त बिहार। है। हाँ, और बताइए। एक्साइज का थानेदार ही सारण के पूरा थाने में पार्टी कर। बैठकर हाँ, पार्टी कर रहा है, बर्थडे पार्टी कर रहा है, कॉलगर्ल को बुला रहा है, बालगर्ल को बुला रहा है, वहां नाच करवा रहा है और दारू पी रहा है और गिरफ्तारियां होती है। आप सोचिए, अरे अब क्या बचा? वही तो आप फिर शराबबंदी का तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जी हम लोग ये कहते थे जो जहरीली शराब पी करके लोग मरते थे, हम लोग उस पर चर्चा करते थे। अब ये तो मजाक, ये तो प्रहसन हो गया ना। वो दुखांत हम्म, नाटक था, वो ट्रेजेडी थी। वो ट्रेजेडी है, वो त्रासदी है कि लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं। लेकिन ये तो प्रहसन है ना, ये तो तमाशा है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल। फार्स है समूचा कि आपका और ये एक्साइज किसी के थाने में किसी आपका। व्यक्ति का निजी घर होता तो वो घर सील हो जाता, आप हाँ, नीलामी की प्रक्रिया शुरू वही। कर देते, गाड़ी की नीलामी होने लगती। और यहाँ तो थाना ही क्या बोलता है, मदिरालय बन गया। वही आपने उत्पाद का, आपका जो शराब का जो डिपार्टमेंट है उसी का दारोगा था, उसी का आदमी अधिकारी आपका शराब की पार्टी थानेदार कर रहा है। थानेदार थानेदार उसी थानेदार। का थानेदार आपके शराब की पार्टी कर रहा है। तो ये तो जी प्रहसन बन गया आपकी शराबबंदी। तो ये जिस तरह से नीतीश कुमार का प्रशासन, उनकी सरकार जनता को फॉर गारंटेड ले रही है ना, उसी तरह जी से तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने सरकार को फॉर गारंटेड ले लिया है। हम्म, और ये सरकार के इकबाल पर सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये अब इसका मतलब है कि उनको पता है, वो बिल्कुल आशंकित नहीं है या बिल्कुल हम्म, किसी भय में नहीं है। उनको जी पता है कि हम मैनेज कर लेंगे ऊपर पटना में, या तो हम्म, मैनेज करके आए हुए हैं या ये भरोसा उनको है कि हम पटना को मैनेज कर लेंगे। जैसे जैसे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को जैसे राजनीतिक रूप से मैनेज कर लेने का भरोसा है कि हम लोग जनता को मैनेज कर लेंगे, जनता को जी समझा देंगे कि भाई लालू यादव का परिवार तो ऐसी बहुत खराब रहा है, उनके शासन में तो और ज्यादा खराब स्थिति थी, तो हम कम खराब को चुनो, तो हम कम खराब है हमको चुन लो। उसी बिल्कुल तरह से इन अधिकारियों कर्मचारियों को एक भरोसा है कि हम पटना मैनेज कर लेंगे। तो हम्म, जब सरकार के मैनेज करने की बात फैल जाए चारों तरफ और सरकार मैनेज होने लगे, तो फिर उस सरकार का इकबाल जीरो हो जाता है। ज्ञानेश्वर जी, आप उस सरकार से, उस प्रशासन से आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक भी चीज आप बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर सकते अगर ये धारणा बन गई है कि इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। साधारण अधिकारी डीओ हो या थानेदार हो, वो अगर या जेलर हो, उसको पता है कि हम मैनेज कर सकते हैं, पैसे दे करके हम सब सारी चीजें खरीद सकते हैं, तो फिर आप एक भी चीज अच्छी नहीं हो सकती है। ये एक बहुत दुस्वप्न की तरह है बिहार के, कि बिहार जिस दलदल से निकला था 20 साल हम्म, पहले, वापस उसी दलदल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है।
और ये फिर हम दोहरा रहे हैं कि ये राजनीतिक तौर पर आत्मघाती हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए। ये उन्होंने जानबूझ करके आंख बंद कर रखी है, या अब उनकी स्थिति नहीं है कि वो इन और चीजों को मॉनिटर कर सके। इस बार तो अधिकारी ही अपराधी बन रहे हैं। हाँ, अधिकारी ही अपराधी बन गए हैं ना, हाँ, तभी तो अधिकारी अधिकारी ही ही अपराधी बन अपराधी रहे है। हैं। हाँ, फर्क ही खत्म हो गया ना, पहले फर्क ही हाँ। खत्म हो गया। पहले अपराधी अलग होते थे, पुलिस वाले अलग होते थे। पहले मैं पिछले भ्रष्टाचार दिनों कर मैं पिछले दिनों एक रिश्तेदार से मिलने गया हुआ था। वे शिक्षक हैं, उन्हें रिटायर होना है, तो वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की तुरंत व्यवस्था करनी है। हमने कहा किस बात के लिए? अभी तो रिटायरमेंट होगा, पैसा बहुत मिलेगा, पेंशन की राशि मिलेगी। बोले कि जब तक 1 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं होगी, तुरंत पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। अब सोचिए पग-पग पर। और दिल्ली में एक बड़े आदमी ने मुझे कहा कि देखिए बिहार में 3 तरीके के अधिकारी रह गए। लोगों का नजरिया भी वैसा ही हो गया। इसे भी समझने की जरूरत है। जो आप कह रहे राजनीति, अधिकारी 3 तरह के कौन रह गए? कि एक है जो पैसा लेता है, काम कर देता है, वह सबसे अच्छा अधिकारी है। अब सोचिए, पैसा लेगा। दूसरा है पैसा लेता है लेकिन झुलाता बहुत है, तो लोगों को उससे थोड़ी परेशानी है। और तीसरा पैसा लेता है और खा जाता है, काम भी नहीं करता है, उसका रंगदारी बतियाता है। तो जब लोगों के बीच में यह बहस और मुबाहिसा शुरू हो गया कि अधिकारी ये 3 किस्म के हैं, तो फिर तो खतरनाक बात है। और आप बस यह सोचे बैठे हैं कि मेरा विकल्प नहीं है, इसलिए मैं ही मैं हूं। नहीं, तो विकल्प तो लोग चुन रहे हैं ना। हमने वही कहा कि जी, बंशीधर ब्रजवासी को लोगों ने चुन लिया विकल्प। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो नया विकल्प चुन लेंगे। और हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, अब एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर एक ताकत के तौर पर बिहार में अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप डिस्क्रेडिट कर सकते हैं तेजस्वी यादव को, उनके राष्ट्रीय जनता दल को, उनके माता पिता के शासन को, आप प्रशांत किशोर पर नहीं लगा सकते हैं। और हम्म। प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं या उनसे जुड़े बगैर भी नई ताकत, देखिए प्रशांत किशोर भी लड़ रहे थे और लालू यादव को डिस्क्रेडिट कर तिरहुत में, सकते और वो हैं, भी नहीं तेजस्वी जीते। यादव को नहीं कर सकते हैं। लालू यादव को डिस्क्रेडिट कर अब सकते वही आप लालू यादव को, आप आरजेडी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने तो तिरहुत में जो शिक्षक क्षेत्र था, वहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को भी हरा दिया। एक बिल्कुल। बिल्कुल ही नया विकल्प चुन लिया। तो जब हम्म, लोग विकल्प चुनने के लिए निकल जाएंगे, आप ये मत समझिए कि आपका विकल्प नहीं है या दूसरे जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता इतनी निरीह नहीं होती है, जनता हम्म, अपनी ताकत दिखा देती है जब वोट का समय आएगा। तो इस बात को समझना चाहिए है, जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, उसको आजमाना नहीं चाहिए है। और अपने को इतना इतना सुरक्षित नहीं मानना चाहिए कि हमको कोई नहीं हरा सकता है। कुछ भी, बिल्कुल। कोई भी, हर चीज रिप्लेसेबल है, यहाँ बदल देंगे लोग। इस बात को, जब तक इस बात की का भय नहीं होगा, तब तक शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं सुधरने जा रही है। और वही भय खत्म हो गया है कि हम राजनीतिक रूप चलिए, से चुनाव हारेंगे बिल्कुल। नहीं, तो हम्म, हमको कुछ भी करने की क्या जरूरत है। चलिए, भय खत्म हो गया है। और पता नहीं नीतीश कुमार क्यों अनभिज्ञ हैं। तो स्थिति ऐसी है तो चर्चा तो होगी ही, और चर्चा हम करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।